आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वे डेट वॉन्ट वर्क बाय थॉमस एडिसन। ये सब थॉमस एडिसन जी के थे। उनका कहना था कि मैं कभी भी असफल नहीं हुआ। जब उनसे पूछा गया, स्टूडेंट जब उन्हें बल्ब का आविष्कार किया, कि आप इतनी बार असफल हुए, आपको क्या लगता है? तो थॉमस एडिसन जी का बहुत ही शानदार, मज़ा, दिल को छू लेने वाला जवाब था। वो था कि मैं कभी असफल नहीं हुआ। जो आप कह रहे हो ना 10,000 बार मैं असफल नहीं, ये 10,000 तरीके से मैं जानता हूँ कि जिससे बल्ब नहीं बन सकता। असफलता में ऐसा नहीं मानता, मैंने इतना सीखा है। तो उनका जवाब सुनकर वाह, मज़ा आ गया। बोले कि ये तरीके से मुझे मालूम है कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। बात समझ आ रही है डियर स्टूडेंट्स? तो सफलता प्राप्त करने के लिए कई बार असफल होना पड़ता है, लेकिन उस असफलता में भी हमें सफलता के तरीके निकालने पड़ते हैं, है ना। नए नए उपाय करने पड़ते हैं, नए नए प्रयोग करने पड़ते हैं। जितने तरीके अपनाते हैं वो हमें लर्न होते हैं, तो उसे हम असफलता के रूप में अपने जीवन में ना लें, ठीक है। क्योंकि थॉमस एडिसन जी अपने लक्ष्य के लिए डटे रहे, है ना, लगे रहे, और एक दिन उन्हें वो कर दिखाया जिसकी हमें ज़रूरत है ना, बल्ब की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास में पढ़ा था तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब बात आती है कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत करना, अलग अलग विभाजित करके रखना, ताकि जब हम इनका अध्ययन करें तो हम इनका अध्ययन करने में आसानी हो। तो इस प्रकार से तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करना क्यों जरूर था? सिंपल है कि हम उनके गुणधर्मों का अध्ययन आसानी से कर सकें, और इस प्रयोग में या उनके इस वर्गीकरण में कौन कौन से वैज्ञानिकों का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, मज़ा आएगा, बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़िए आप। तो आइए देखते हैं, पहला वर्गीकरण में, तत्वों के वर्गीकरण में पहला जो योगदान था वो था डोबेनाइनर का त्रिक। वो क्या है, आइए देखते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। माना कि हमारे पास में 3 एलिमेंट है, A + B + C, ठीक है। और इनका जो ऑर्डर है, ये एटॉमिक मास का बढ़ता हुआ ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। तो ऐसे 3 एलिमेंट है, और इन 3 एलिमेंट का हमने एक समूह बना लिया। क्या बना लिया? एक समूह, मीन्स ग्रुप बना लिया, ठीक है, ग्रुप या समूह। और इस प्रत्येक समूह को हमने नाम दे दिया ट्रिक। क्या नाम दे दिया? ट्रिक। ये बात समझ आ रही? हम क्या कर रहे हैं कि समान गुण वाले तत्वों को 3-3 के रूप में लिए, प्रत्येक को समूह बोला, और इस समूह को हमने एक समूह क्या नाम दे दिया? ट्रिक नाम दे दिया। तो ट्रिक में मध्य तत्व का जो परमाणु है, एलिमेंट है, उसका जब हम परमाणु भार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो उन्होंने कहा कि त्रिक में मध्य तत्व के जो एलिमेंट होता है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है। सपोज डेट यहाँ से यदि मैं बी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करूँ तो क्या होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे, है ना, बी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर, औसत निकालने के लिए ए और प्लस क्या कर देंगे हम, A + C/2 बराबर, ए का कितना है 2 + 6/2 बराबर 8/2 इक्वल क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमें बी एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना प्राप्त हुआ? ये किसका था? बी का, B4। बात समझ आ रही ना? ये समझने की कोशिश करो। उसके बाद हम डोबेनाइनर के त्रिक कौन कौन से उसको देखेंगे। तो डोबेनाइनर ने क्या करा कि समान गुणधर्म वाले 3-3 तत्वों को लिए और एक एक समूह में उन्हें विभाजित कर दिया, और उस समूह को नाम दे दिया त्रिक। त्रिक में जो एलिमेंट होते हैं वो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमे हुए व्यवस्थित होते हैं। तो त्रिक के मध्य तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है। ये था डोबेनाइनर का त्रिक। अब हम ये देखते हैं, अब ये, हाँ, एक बार और ध्यान रखना कि जो एलिमेंट होते हैं ये परमाणु द्रव्यमान का बढ़ते क्रम में होते हैं।
परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम। मतलब जो तीन तीन एलिमेंट हम लेते हैं त्रिक में या समूह में, तो उनमें किस ऑर्डर में लिया? इंक्रीज एटॉमिक मास। मतलब ए से ज़्यादा बी का होगा, बी से ज़्यादा सी का होगा। तो ये परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम होता है और उस क्रम में हम तीन तीन एलिमेंट को व्यवस्थित करते हैं और उसी को हम नाम देते हैं ट्रैक। जो प्रत्येक समूह बनेगा तीन तीन का, उसको हम क्या नाम दिया? त्रिक नाम दिया। ठीक है, ओके। तो ये बात समझ आ गई होगी, है ना, कि त्रिक में मध्य तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है। अब हमें ये देखना है कि डोबेन-आयलर के कौन कौन से त्रिक थे। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट में जिसमें हम उसने लिया था हमारे पास कैल्शियम, उसके बाद में स्ट्रांसियम और ये है बेरियम। ठीक है, इनको एटॉमिक मास देखिए, इसका होता है 40, इसका होता है स्ट्रांसियम 88 एंड ये होता है 137। ओके, अब देखना मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है इस त्रिक में। ये एक त्रिक है, पहला त्रिक। तो हमने अभी आपको समझाया था कि डोबेन-आयलर जी क्या बोला था कि जो मध्य तत्व का एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है ना। तो क्या करना है, इनके परमाणु द्रव्यमानों को हमें जोड़ना है। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा? 40 प्लस 137, है ना, 137/2। तो जब हम भाग देंगे जोड़ने के बाद तो हमें प्राप्त होगा 177/2 इक्वल 88.5 के लगभग। ठीक है, जो समथिंग 88 के करीब है। ठीक है, और दूसरा ट्रायड था स्टूडेंट्स, दूसरा ट्रायड हम देखें यहाँ पर, वो हमारे पास में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनके जो एटॉमिक मास होता है लिथियम का 7, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का होता है 39। आइए देखते हैं यहाँ पर मध्य तत्व का जब हम एटॉमिक मास निकालें तो क्या होगा? ये हो जाएगा 7 + 39/2 बराबर, है ना, 46/2। मान निकालेंगे तो 23, है ना। तो ये किसका मान आ जाएगा? सोडियम एटम का एटॉमिक मास हमें निकल के प्राप्त हो जाएगा। तीसरा ट्रायड देखिए, तीसरा ट्रायड था हमारे पास में क्लोरीन, है ना, उसके बाद हमारे पास ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनका एटॉमिक मास देखिए स्टूडेंट्स, इसका होता है 35.5 एंड यहाँ पर हम बात करें ब्रोमीन की, इनका होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। तो बीच वाले एलिमेंट की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ये 35.5 प्लस 127/2 बराबर, जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो इसको जोड़ने के बाद हमें मान प्राप्त होता है 1.5। तो समथिंग ये भी इसके करीब है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमने देखा कि डोबेन-आयलर के त्रिक जो नियम था उसको हम एक बार फिर देख लें। उन्होंने ये बोला था कि जब तत्वों को, समान गुण वाले तत्वों को परमाणु भार के क्रम में, बढ़ते क्रम में हम व्यवस्थित करें और तीन तीन तत्वों का एक समूह बनाएं, तो बीच वाले तत्व का जो एटॉमिक मास होगा या परमाणु द्रव्यमान होगा वो अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। ठीक है, इसे हमने बोला था डोबेन-आयलर के त्रिक। तो स्टूडेंट्स ये बात तो आपको समझ में आई होगी, लेकिन डोबेन-आयलर का जो ये तरीका था तत्वों को वर्गीकरण करने का, ये ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जब एलिमेंट्स अपने ही समूह के जो तत्व थे, जैसे यहाँ पर हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर जब हम फ्लोरीन को लें, देखना यहाँ पर, अगर इस प्रकार से हम फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए यदि हम एक ग्रुप बनाए, समूह बनाए, उसको त्रिक नाम दे, और यहाँ पर यदि मैं क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालना चाहता हूँ तो देखना क्या होगा। तो यहाँ पर इसका होता है, फ्लोरीन का होता है 19, इसका भी हमने देखा 35.5, ब्रोमीन का तो पता ही है 80 है ना। तो अब इन दोनों का मैं औसत निकालता हूँ और क्लोरीन का एटॉमिक मास जब निकालूंगा तो क्या होगा देखना, यहाँ पर होगा 19 + 80, है ना, इक्वल जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा? 99 है ना /2। तो क्या हो जाएगा? 49.5 है ना, 49.5। तो यहाँ पर जो क्लोरीन का निकल के आ रहा है, या 35.5 था, लेकिन यहाँ पर कितना 49.5
5 मान प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो ट्रिक था ये बाद में ज़्यादा समय तक, मतलब इन 3 ट्रिक के अतिरिक्त अन्य समूह बनाकर या अन्य ट्रिक बनाकर ये क्लासीफाई नहीं कर पाए, इसलिए इनका जो ये डोबेनारे का जो ट्रिक कॉन्सेप्ट था ये फेल हो गया। क्या था, डोबेनारे के जो ट्रिक थे वो सभी तत्वों के लिए मतलब सही तरीके से उन्हें विभाजित गुणों के आधार पर नहीं कर पा रहे थे, तो वो तो कॉन्सेप्ट उनका फेल हो गया। अब कौन आया, अब आ गए न्यूलैंड। अब न्यूलैंड ने अपना क्या कॉन्सेप्ट दिया, या उनका न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत क्या, डोबेनारे का जो ट्रिक थे वो तो फेल हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि जब हम तत्वों को 3-3 के समूह में हमने बनाए तो सिर्फ 3 ही ट्रिक दे पाए थे वो, उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा ट्रिक नहीं बन पाया था, और अपने ही वर्ग के, अपने ही समूह के एलिमेंट्स उस ट्रिक का पालन नहीं कर पा रहे थे। तो अब हमारे पास में आए न्यूलैंड का ऑक्टेव्स या फिर न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ये क्या है? तो ये स्टूडेंट, आपने संगीत के सुर के नाम सुनोगे, है ना? देखते हैं क्या होता है ये। संगीत के सुर कौन कौन से बताओ? हाँ, वेरी गुड। कौन कौन से? यस यस यस, सा, ओके, रे, हाँ, गा, मा, पा, धा, नी। ओके, सारे गामा पाधा नी, या फिर हम इसको हिंदी में लिखें तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, है ना? ठीक है, ये संगीत के स्वर है। क्या बोलोगे सर, केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते कहाँ संगीत के स्वर में आ गए? ये देखना क्या हो रहा है। अब देखना, ये था संगीत के सुर, कौन कौन से? सारे गामा पाधा नी। अब उसके बाद नी के बाद क्या रिटर्न हो रहा है? वापस आप बोलोगे सर वापस सा आ रहा है ना? सा, है ना? नी के बाद क्या आ रहा है? सा। वेरी गुड। अभी सा आया, है ना? वापस। बस यही से हमें देखना है कि जिस प्रकार जो संगीत के सुर है, संगीत के स्वर होते हैं सारे गामा पाधा नी, और उसके बाद में 8वां जो वापस स्वर होगा वो क्या होगा? वापस रिटर्न हो जाएगा वो, वापस सा, तो सा आ रहा है ना? तो न्यूलैंड ने क्या करा कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करा। एक बात ध्यान रखना, कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करा। तो उन्होंने पाया कि हर 8वां तत्व जिस प्रकार संगीत के स्वरों में हर 8वां स्वर पहले स्वर के समान गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार न्यूलैंड ने क्या करता तो उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में जमाया, और उन्होंने ये पाया कि हर 8वां एलिमेंट पहले तत्व के समान गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। कैसे? देखिए, तो यहां पर हम यदि एलिमेंट को जमाएं, तत्वों को यदि हम जमा लें, ठीक है, तो देखना पहला एलिमेंट होता है हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन, उसके बाद में था लिथियम, उसके बाद में यदि हम देखें तो बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, और ये ऑक्सीजन। ठीक है, फिर यहाँ वापस रिटर्न आ जाएंगे। 8वां तत्व हमारे पास में फ्लोरीन, यहाँ आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। फिर बात करें सल्फर के बाद में है ना क्लोरीन, और यहाँ आ जाएगा पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्यों नहीं लिखे तो अभी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि सर पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ पर उत्कृष्ट गैसें भी थी, आदर्श गैसें, आइडियल इनर्ट गैसेस भी है, लेकिन आपको जानकारी ये रखना है कि उस समय जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया था उस समय आदर्श गैसों का मतलब वो कहते हैं आदर्श गैसों की डिस्कवरी या फिर खोज नहीं हुई थी, है ना। तो उस समय ये एलिमेंट थे। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या करा
कि तत्वों को जब व्यवस्थित किया परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तो न्यूलैंड ने पाया कि हर आठवां तत्व, कौन सा तत्व, हर आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। कब? जब उनको हम उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि जो हाइड्रोजन है ये किसके समान गुण प्रदर्शित करेगा? फ्लोरीन के समान, क्योंकि फ्लोरीन 8 नंबर पे आ रहा है। क्या देखते हैं? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो हाइड्रोजन से काउंटिंग करी हमने तो फ्लोरीन 8वां तत्व आ रहा है हाइड्रोजन के बाद, तो ये फ्लोरीन हाइड्रोजन के समान गुण में समानता दर्शाएगा। लिथियम से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम के समान गुणधर्म वाला कौन होगा? सोडियम। बेरिलियम से बात करेंगे तो बेरिलियम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके समान कौन होगा? मैग्नीशियम होगा। बात सुन आ रहे? तो जहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं उसके बाद जो 8वां नंबर जिस एलिमेंट का आता है तो वो 8वां तत्व उस पहले एलिमेंट के समान गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। ये कहा था न्यूलैंड ने कि जिस प्रकार संगीत के स्वरों में हर 8वां स्वर पहले स्वर के समान गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है या जमाया जाता है तो हर 8वां एलिमेंट पहले तत्व के समान गुणों में समान होगा। बात सुन रही? इसे हम न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, इतना सुना है। अब जब न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था उस समय इनर्ट या आदर्श गैस या फिर हम बोले कि नोबल गैसेस का, है ना, नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी, की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, मतलब जिस समय न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेट नियम दिया था उस समय आदर्श गैसों की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन ये तो आपसे पूछा कि भैया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है, तो आपको ये लिखना है कि जिस प्रकार संगीत के स्वरों में हर 8वां स्वर पहले स्वर के समान गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुणों में समान होता है। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया सिद्धांत। अब स्टूडेंट हुआ क्या कि इस सिद्धांत में कमियां ये रह गई कि एक तो पहली बात, उस समय आदर्श गैसों की खोज नहीं हुई थी, नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं हो पाई थी। तो जब समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे तत्वों की खोजबीन होती रही, एलिमेंट नए नए प्राप्त होते रहे, ठीक है, पता चला कि थोड़े समय के बाद में हीलियम प्राप्त हो गया, तो ये हीलियम यहाँ आ गया 2 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद अगली आदर्श गैस आ गई नियान, तो नियान आ गई। उसके बाद पता चला आर्गन भी प्राप्त हो गया, है ना। तो ये जो क्रम था 8वां कि 8वां एलिमेंट गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा, तो ये क्रम बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, मतलब अव्यवस्थित हो गया। अब यदि हम यहाँ से 8वां एलिमेंट गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के समान गुणों प्रदर्शित नहीं करेगा। अभी 9वां हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां हो गया। यहाँ तो जिस प्रकार से नोबल गैसेस की खोज हुई, तो ये सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ किसके लिए? न्यूलैंड के लिए, है ना, क्योंकि उस समय न्यूलैंड ने कोई भी स्थान आदर्श गैसों के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ा था, और उनने ये मान लिया था कि अब, मतलब जिस समय न्यूलैंड ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, अपना अष्टक सिद्धांत दिया, उस समय 56 एलिमेंट ज्ञात थे, और न्यूलैंड का मानना था कि प्रकृति में सिर्फ अब इतने ही एलिमेंट है, अब खोज होना संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, खोज हुई, नए नए एलिमेंट प्राप्त होते रहे, तो ये कॉन्सेप्ट भी